नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के तीसरे अध्याय को। ठीक है, तीसरे अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे और उस अध्याय को हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और किस तरह से हमारे यहाँ पर शासन चलाया जा रहा था, है ना। उस का आज हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। कंपनी दीवान बन गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। एक तरह से बंगाल की जो दीवानी थी वो किसको सौंपी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से बंगाल के जो नवाब थे वो एक तरह से कमज़ोर हो गए, है ना। और जो वहाँ की जो एक तरह से दीवानी थी, सत्ता थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली गई। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यानी ये जो घटना बताई गई है, कौन सी? बंगाल की जो दीवानी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई, ये जो घटना थी, ये एक तरह से जो इसको हम संधि कहें, है ना, एक तरह से जो ये बात जो घटी है, ये कब घटी और कहाँ घटी? देखिए, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तान, यानी थोड़े से कुछ ही अंग्रेज़ों और कुछ हिंदुस्तानियों के मौजूदगी में या उनकी उपस्थिति में यह बात रॉबर्ट क्लाइव के, यानी उस समय जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज जो अधिकारी था, अफसर था रॉबर्ट क्लाइव, उसके तंबू में, यानी उसके निवास स्थान पर यह बात घटित हुई होगी कि बंगाल की दीवानी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी जाए। ठीक है, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यानी ये घटित तो हुई होगी गुप्त रूप से, है ना, ये घटना, लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे किया गया है? एक विशाल समारोह यानी फंक्शन या उत्सव के रूप में। ठीक है, यह चित्र उस चित्रकार ने बना है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। यानी एक तरह से जिस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया, एक तरह से वो जो चित्रकार था वो था जिसको ये जिम्मा सौंपा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि मुझे मेरे जीवन की कुछ यादगार जो घटना हैं उनको चित्रित करवाना है। यानी एक तरह से पेशेवर मजदूर था। ठीक है, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। यानी ये बहुत बड़ा एक तरह से घटनाक्रम था कि बंगाल की जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। ठीक है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। यानी बंगाल के जो आर्थिक जो एक तरह से निर्णय थे, है ना, मामले थे, उनकी मुखिया बन गई, है ना, शासक बन गई, क्योंकि उसकी दीवानी अब उसको मिल चुकी थी। ठीक है, अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। यानी दीवान तो कंपनी वहाँ की बन चुकी थी, लेकिन अब उसको करना क्या था कि अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का, है ना, एक तरह से रास्ता ढूंढना था, उनको मार्ग ढूंढना था। ठीक है, इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, यानी अधिक से अधिक वो आय एक तरह से प्राप्त कर सके। ठीक है, व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी वो व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारिक कंपनी हो या व्यापारी है जो है, उसका एक तरह से जो एक मुख्य जो उद्देश्य होता है क्या है? ज़रूरत की जो एक तरह से आवश्यकता की जो वस्तु हैं उनको खरीदना और बेचना, ये व्यापारी का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया,
और कंपनी की ये बात समझ में आ गई कि उसको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्यों? बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। यानी स्थानीय जो शासक थे जिन्होंने गांव में और देहात में पहले शासन किया था, है ना, उनसे उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत थी और उनको शांत रखना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वो कभी भी विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। तो अंग्रेज़ों को, कंपनी को ये डर था कि जो स्थानीय शासक हैं उनको हम शांत रखें। क्योंकि पता था कि वो बहुत शक्तिशाली है और काफ़ी ताकत अभी उनके पास है और वो कभी भी विद्रोह खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यानी ऐसे जो लोग थे पहले जिनकी सत्ता यहाँ पर थी, उनको नियंत्रित करना, एक तरह से अपने नियंत्रण में लेना तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ऐसा करने से आम जन में विद्रोह की भावना पैदा हो सकती थी। ठीक है, यह काम कैसे हो, यानी ये जो बताया गया है एक तरह से नियंत्रण में करना, ये काम कैसे हो, इसका कौन सा रास्ता है, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। ठीक है, ग्रामीण जो नगरीय तो पहले बना चुके थे, अब ग्रामीण इलाकों को इन्होंने उपनिवेश कैसे बनाया। ठीक है, आय के संसाधन कैसे जुटाए, यानी यहाँ से धन प्राप्त करने के आय के स्रोत इन्होंने किस प्रकार से जुटाए, इकट्ठा किए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की कैसे खेती करवाई। यानी ये सारे कार्य इन्होंने किस किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और इनके द्वारा संपन्न कराए गए। ठीक है, देखेंगे अगला जो बिंदु है कंपनी की आमदनी, यानी कंपनी की आय। देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। यानी उसको बंगाल की दीवानी तो एक तरह प्राप्त हो गई, दीवान तो बन गई, लेकिन अपने आप को क्या मानती थी? एक व्यापारी। ठीक है, कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, यानी वो ऐसा चाहती थी कि यहाँ से बहुत अधिक लगान वसूला जाए, राजस्व वसूला जाए, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी वो चाहती तो थी कि यहाँ से बहुत अधिक हमको आय प्राप्त हो, लेकिन उसकी दर निश्चित करने में, उसकी व्यवस्था निश्चित करने में इनको बहुत हिचकिचाहट, एक तरह से डर पैदा हो रहा था। ठीक है, उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। यानी वो यहाँ से अधिक आय प्राप्त करे और जो यहाँ का जो बढ़िया और सूती जो कपड़ा है ना, उसको, और रेशमी जो कपड़ा है उसको कम कीमत पर खरीदे, है ना, बहुत सस्ती कीमत पर खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। ठीक है, 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। ठीक है, यानी 1865 से पहले हमारे यहाँ पर जो कंपनी थी वो ब्रिटेन से, है ना, सोने का आयात करती थी और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। यानी भारत से अगर उनको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है, तो उसके बदले वो कीमत के रूप में सोना और चांदी दिया करते थे। ठीक है, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ठीक है, जल्द ही यह जाहिर हो गया, सबको ये एक तरह से महसूस हो गया, पता लग गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। ठीक है, कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि जब वो बहुत, उनकी आर्थिक स्थिति एक तरह से कमज़ोर हो गई तो वो गांव छोड़ करके भागने लग गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। यानी उनकी मजबूरी हो गई कि कम कीमत पर मंदे दामों पर एक तरह से अपनी जो उत्पादित जो वस्तुएं थी, है ना, उनको कंपनी को बेचना पड़ता था। ठीक है, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ गई। यानी इतने अधिक कर लगा दी गए, राजस्व वसूला गया कि किसान जो थे लगान नहीं चुका पा रहे थे, कर नहीं चुका पा रहे थे और उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। कारीगर जो थे, शिल्पकार जो थे, उनका उत्पादन गिर गया और खेती चौपट होने की दिशा में, एक तरह से बर्बाद होने की दिशा में आगे बढ़ गई। ठीक है,
1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के नींद सुला दिया। यानी उसी समय बहुत अधिक कर लगाए गए और उसी समय बंगाल में अकाल पड़ गया। उस अकाल की वजह से 1 करोड़ लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस अकाल में जो यह अकाल 1770 में पड़ा था, इसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। खेती में सुधार की ज़रूरत, यानी खेती में ज़रूरत पड़ी को किस चीज़ की? सुधार करने की। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? जब उन्होंने देखा कि अगर ये अर्थव्यवस्था है यही एक तरह से संकट में आ गई है, तो राजस्व एक तरह से कर कहाँ से प्राप्त होगा ना, लगान कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये बताया गया कि आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी क्या? नहीं रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये महसूस किया जब उनको दिखाई दिया किसानों ने खेती बंद कर दी, है ना, एक तरह से कृषि चौपट हो गई, तो उनको लगा कि हम आय कहाँ से प्राप्त करेंगे, राजस्व कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इससे कुछ अफसर जो थे उनको यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना, पैसा लगाना, खेती में एक तरह से पैसे का निवेश करना और खेती में सुधार करना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए ये काम किस तरह किया जा सकता था, यानी ये जो काम है निवेश करना और खेती में सुधार करना, ये किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। यानी कि लगभग 20 वर्षों तक इस बात पर ही बहस चली कि सुधार कैसे किए जाए। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। क्या किया? स्थायी बंदोबस्त, एक तरह से प्रणाली थी, है ना। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। देखिए यहाँ पर कंपनी ने बहुत बड़ा कार्य क्या किया, एक तरह से जो वहाँ के जो कुछ राजा थे और तालुकदार जो थे, एक तरह से जो वहाँ के जो प्रमुख शक्तिशाली जो व्यक्ति थे, है ना, उनको क्या किया कंपनी ने जमींदारों के रूप में उनको मान्यता दे दी और उन्हीं को ये काम दिया गया। उनको ये काम दिया गया कि किसानों से आप ही लगान वसूल करोगे और आप ही कंपनी को एक तरह से ये लगान चुकाओगे। ये जिम्मा एक तरह से तालुकदारों को, तालुका जो होता है एक तरह से, है ना, उसके जो मुखिया होते हैं तालुकदार, और राजाओं को ही ये काम सौंप दिया गया। यानी एक तरह से भारतीयों का शोषण भारतीयों के द्वारा ही करवाया जाने लगा। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, है ना, यानी निश्चित कर दी गई कि आपको इतनी राशि राजस्व के रूप में चुकानी ही चुकानी है। ठीक है, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था, यानी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्चे करने का प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। ठीक है, उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। ये जो एक तरह से निश्चित जो लगान की गई है ना, इससे उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है जमींदार जो है खेती करने लग जाएं, है ना, उनको ऐसा महसूस हो कि भाई अब हमारी जो ये राजस्व है ये लगान एक तरह से लगान की दर नहीं बढ़ेगी, है ना, और इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए समस्या क्या हुई, ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है चार्ल्स कॉर्नवालिस का। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। यानी जो स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में एक तरह से हम कहें शुरू किया गया, ये था चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके समय ये स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली थी इसको शुरुआत की गई। ठीक है, अब देखिए समस्या क्या हुई। समस्या जो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया इसके सामने कुछ समस्याएं आई। देखिए, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी, है ना। कौन सी? कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे, है ना, एक तरह से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे।
असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था, जो लगान की जो दरें निश्चित की थी वो इतनी अधिक थी कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, यानी जो किसान जमींदार था और राजस्व समय पर नहीं चुका पाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, है ना, उसको एक तरह से उसे पद से हटा दिया जाता था। ठीक है, बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। ये समस्या भी स्थायी बंदोबस्त के सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, आगे देखिए 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। यानी 19वीं सदी के पहले दशक, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में हालात जो थे, परिस्थितियां थी, बहुत बदल चुकी थी। बाजार में कीमत बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, यानी उनकी आय तो बढ़ी, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर कंपनी है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि किसानों को धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। किसानों की आय तो बढ़ गई, लेकिन कंपनी ने पहले ये निश्चित कर दिया था कि आपकी जो राजस्व की जो दर है, लगान की दर है, वो नहीं बढ़ाई जाएगी। तो यही हुआ यहाँ पर, कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, यानी वह खुद वचनबद्ध थी कि हम राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, एक तरह से रुचि से वो कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों से ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, क्योंकि वो समय पर वो लगान नहीं चुका पाए और अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर अपने लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ठीक है, दूसरी तरफ गांवों में किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। यानी जो किसान लोग थे, उनके लिए ये जो व्यवस्था जो बताई गई थी, ये बहुत दमनकारी, एक तरह से उनका दमन करने की हमको दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अगर वो लगान समय पर नहीं चुकाता था तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी, ज़मीन को छीन लिया जाता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, यानी जो लगान और जो राजस्व की जो दर थी, जो राजस्व था, उसको चुकाने के लिए महाजन से, व्यापारी से एक तरह से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। यानी किसान के सामने एक से एक समस्याएं पैदा होने लगी। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु, नई व्यवस्था। यानी इस दौरान एक नई व्यवस्था आई, उसको हम देखते हैं। इधर देखिए एक शब्द दिया गया है महल, इसको हम पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी, है ना। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। यानी ये महल जो होता है एक तरह से एक गांव या गांव का समूह। और यहाँ पर आपके आगे पढ़ने को मिलेगा महलवाड़ी जो प्रथा थी, है ना। यहाँ पर गांव के मुखिया को, है ना, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि वो पूरे गांव का लगान वसूल करके और कंपनी को सौंपता था। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये जो प्रथाएं हैं सारी, ये लगान की प्रथाएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं अगला जो नया बिंदु हमारे आएगा, एक नई व्यवस्था, नई कर व्यवस्था, लगान व्यवस्था। देखिए कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू की गई, उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, अगले वीडियो में उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।